हमारे साथ केसी त्यागी साहब जुड़ गए हैं। सर, ये एक ऐसा क्षण है कि जो भी मुलायम सिंह यादव के साथ थोड़ा भी पल बिताया जिसने है, वो आज उन्हें याद कर रहा है। आप उन्हें कैसे याद कर रहे हैं? कैसी यादें हैं आपके साथ उनकी? नहीं, मेरी लगभग 50 वर्ष पुरानी यादें हैं, जो व्यक्तिगत भी हैं और राजनीतिक भी यादें हैं। 1974 के बाद जब चरण सिंह जी के नेतृत्व में लोकदल बना, तब से हम दोनों साथ थे। जयप्रकाश जी के आंदोलन में हम साथ रहे। 1977 का एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ कि वो चौधरी साहब जब नेता प्रतिपक्ष थे तो नेताजी डिप्टी लीडर थे असेंबली के। 1977 में जब चौधरी चरण सिंह जी दिल्ली आ गए तो उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हुई, लेकिन नेताजी को उन्होंने उस समय सेलेक्ट नहीं किया। उनका ऐसा मानना था कि इनकी उम्र कम है, उस समय 32 साल के नेताजी थे और दूसरे कद में छोटे, लिहाजा राम नरेश जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन चौधरी साहब को तमाम जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि अगर मैं मुलायम सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता तो शायद पार्टी के लिए और अच्छे नतीजे होते। नेताजी से ज्यादा जोखिम उठाने वाला, नेताजी से ज्यादा जोखिमों को इनवाइट करने वाला और फिर उनसे निपटने वाला, जय पराजय की चिंता किए बगैर जैसे चलती हुई ट्रेन के सामने खड़े हो जाना, आग में कूद जाना, ऐसे निर्णय भी नेताजी ने अपनी जिंदगी में लिए। मुझको 96 का याद है जब वो और चौधरी अजीत सिंह जी अलग हुए हैं। वो उनकी जिंदगी का सबसे जोखिम भरा दिन था और उसमें अजीत सिंह के विधायक ज्यादा हो गए थे, नेताजी के कम हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1990 में जब जनता दल में हम सब लोग साथ थे जी, और बाबरी मस्जिद वाला आंदोलन चला, तो नेताजी कोई हिंदू या मुसलमान के पक्ष में नहीं थे, वो संविधान बचा रहे थे। ये मामला अदालत में पड़ा हुआ था और सब लोगों का मानना था कि अदालत तय करे या दोनों के पुरखे बैठ करके जो बुजुर्ग लोग हैं वो तय करें। जब कुछ लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया तो नेताजी को गोली चलानी पड़ी, जिसको लेकर के सारी जिंदगी उनको कुछ लोगों के खूब भाजन का शिकार होना पड़ा। मंडल लगने के बाद पिछड़ी जातियों के लोगों का दबाव था कि नेताजी वीपी सिंह के साथ रहे, लेकिन नेताजी जोखिम उठाने वाले थे तो चंद्रशेखर के साथ चले गए, जिनकी छवि पिछड़ा समर्थक नहीं थी। लिहाजा 91 के चुनाव में उन्हें बहुत बड़ी क्षति हुई, मात्र 5 MP जीते और 34 MLA। लेकिन 2 साल के विल्डरनेस को उन्होंने फिर विजय में बदल दिया। जब 1993 का विधानसभा चुनाव आया, उससे पहले कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और उनके नेतृत्व और उनकी अगुवाई में बाबरी डिमोलिशन हुआ। तब लोगों को नेताजी की याद आई कि एक संविधान बचाने वाले आदमी को कैसे हमने दूर किया। 1993 में जब हिंदुत्व की हवा पूरे देश में चल रही थी, उस हवा को रोकने का काम भी माननीय मुलायम सिंह ने किया और चुनाव में उन्होंने बीजेपी को पराजित किया। उनके बढ़ते हुए आभा मंडल से सभी दल चिंतित हो गए। लिहाजा कांग्रेस, बीएसपी, जनता दल और कांग्रेस सबने मिलकर के उनको हटाया। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग से उनके साथ लौट रहा था, तब हमें पता लगा कि नेताजी को हटा करके मायावती को बना दिया। उनके चेहरे पे कोई शक्ल नहीं थी, उन्होंने कहा आंदोलन की तैयारी कर। तो राजनीति में ऐसे कम लोग होते हैं जो बिखरते नहीं और खतरों से लड़के उनको जीत पाते। अब उनके राष्ट्रवाद का नमूना देखिए, जब इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील होती है तो उनके वामपंथी मित्र उसको अच्छा नहीं मानते, तो सीपीआई, सीपीएम समेत तमाम वामपंथी दलों से तकरार करके वो न्यूक्लियर डील को सपोर्ट करते हैं क्योंकि राष्ट्र के हित में। चाइना के प्रति सदन में रोज वो कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा चीन है। वो पाकिस्तान को उतना बड़ा खतरा नहीं मानते क्योंकि सैन्य दृष्टि से पाकिस्तान उतना मजबूत नहीं। और डॉक्टर लोहिया भी जो चीन का इन्वेजन था उसके लिए जवाहरलाल को कई बार दोषी ठहराते थे, तो उनके दिमाग भरा हुआ था डॉक्टर लोहिया का संगे। वो मरते दम तक चीन के जो नापाक इरादे भारतीय उपमहाद्वीप में हैं उसके प्रति सचेत करते रहे। गरीब गुरबा लोगों के आंसू पूछने का, उनके सशक्तिकरण का, उनको न्याय दिलाने का और छप्पर में पैदा होकर, खपरेल वाले घर में पैदा होकर के महलों से टकराने का जो सपना था, उसका नाम मुलायम सिंह। जी, केसी त्यागी जी, आप जैसे अपने अनुभव बता रहे हैं
और ये लगातार दिख भी रहा है। जितना आप देखिए, जितना बड़ा हुजूम उमड़ा है उनके आखिरी दर्शन के लिए, वो बताता है कि किस कद के नेता, क्या उनका व्यक्तित्व रहा। और मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जैसे एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जो कैसे हम बार बार कह रहे हैं ना कि साइकिल से जो वो शुरुआत की उन्होंने, कैसे वो एम्बेसडर गाड़ी, उनके जो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसमें पेट्रोल के लिए भी चंदा इकट्ठा किया गया। आपको लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में राजनीति का जब सिनेरियो बदल चुका है, ये वो मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने एक नया आयाम दिया राजनीति को, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर? 1996 में जब 34 MLA की पार्टी रह गई जी, उस समय क्रांति रथ हम लोगों ने बनाया, जिसमें 50-50-100 रुपए के चंदे इकट्ठे किए। और वो कोई एंटी रामाराव जैसा रथ नहीं था, वो बहुत छोटा रथ था। और गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी थी कि वो उसमें पेट्रोल भरवाएं। तो सबसे पहले मैंने गाजियाबाद का, जहाँ का मैं रहने वाला था, बाद में मैं वहां से सांसद भी बना, वहां से लेकर के बुलंदशहर से लेकर के और गाजीपुर तक और देवरिया तक जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी थी। पूरे यूपी में घूम घूम करके उन्होंने क्रांति रथ से प्रचार किया। कानपुर के फूलबाग में फिर रैली हुई, इसमें चंद्रशेखर जी थे, जी थे, इसमें मेनका गांधी थी। और वो रैली इतनी बड़ी होगी कि नेताजी के पक्ष में फिर वातावरण बनना शुरू हो गया। लेकिन नेताजी दोस्ती और दुश्मन जी दोनों अच्छी तरह से निभाते थे। 1980 में जब VP सिंह जी बने हैं मुख्यमंत्री, तो पिछड़ी जाति के काफी लोग उसमें हताहत भी हुए, जेल भी गए, मारे भी गए, पूरन देवी के नाम पे, कुछ छबीराम के नाम। तो नेताजी का उनका बड़ा भारी पंगा रहा VP सिंह जी का। और एक स्टेज ऐसी थी कि नेताजी को गिरफ्तार करने का भी आदेश हो गया था। एक कानून बना था कि दस्यु उन्मूलन के नाम पर जो उनके संपर्क में भी रहेंगे वो भी जेल गया। तो चौधरी चरण सिंह जी ने सब MPs को जो थे लोकल के 40-45 उनको जेल से, नेताजी की गिरफ्तारी रुक गई, नेताजी की गिरफ्तारी रुक गई। लेकिन नेताजी का VP सिंह का टकराव बढ़ता है। और वो टकराव की परिणति 1990 में, जब VP सिंह जी चुनाव लड़े थे 1987-88 में लोकसभा का, तब भी नेताजी नाराज थे। नेताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो VP सिंह जी उनके बहुत पक्ष में नहीं थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, लेकिन और इसीलिए यही कारण था कि मंडल लगने के बाद भी नेताजी ने चंद्रशेखर के साथ जाना स्वीकार किया। हालांकि उसमें बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम था, लेकिन वो VP सिंह जी के साथ नहीं गए। हालांकि हम लोग VP सिंह जी के साथ चले गए थे, क्योंकि मंडल लगने के बाद जो पिछड़ी जाति के लोग थे उनका बड़ा जमावड़ा VP सिंह जी के, लालू जी के, नीतीश के आसपास हो गया। तो जोखिम उठाने का, तकरार मोल लेने का, उससे लड़ने का जो गुण उनमें था जी, जो जज्बा उनमें था, देश के किसी राजनीतिक दल के किसी नेता के पास तो नहीं है। उन्हें जोखिम में मजा आता था, और जहां से वो पैदा हुए और जहां पहुंचे वो भी एक जोखिम था। जिन इलाकों में पैदा हुए, और कहा तो जाता है ना केसी त्यागी जी, यारों का यार उन्हें कहा गया है। और इसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि किस तरह से अपने जो साथ के लोग थे उन सबको वो साथ लेकर चले, सबको कोई ना कोई पद दिया, सबको एक जमीन दी, उन्हें बताया कि वो कितने काबिल हैं और कैसे आंदोलन किए जाते हैं और कैसे अपने आप को स्थापित किया जाता है। वो मजबूती उन्होंने ना केवल अपने में बल्कि अपने साथ चल रहे लोगों में भी उन्होंने स्थापित की थी। विशाल और राम लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जल्दी से बताइए, इस वक्त जो चल रहा है वहां पर सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब क्या अंतिम संस्कार में थोड़ा ही वक्त बचा है क्योंकि तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल पयोधी, अब से थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त का अपडेट यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके संबंध काफी पुराने थे, काफी पुराने रिश्ते रहे हैं। और राजनाथ सिंह सीधे यहाँ पर पहुंचे। इससे पहले मेदांता अस्पताल में भी मुलायम सिंह यादव का हालचाल लेने पहुंचे हुए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात
बात की थी और अब अंतिम संस्कार में भी राजनाथ सिंह शामिल हो रहे हैं। पयोधी, एक सवाल मैं भी सुन रहा था अखिलेश यादव को लेकर, राजनीतिक विरासत को लेकर, तो प्रदीप जी जो अपने वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा, 2012 से ही मुलायम सिंह यादव ने अपनी विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी थी और ये उनकी दूरदर्शिता ही रही होगी कि आगे चलकर कहीं परिवार में किसी प्रकार का और बड़ा विवाद ना हो। 2017 मुझे याद है जब विधानसभा के चुनाव होने थे, परिवार में समाजवादी पार्टी के काफी फूट पड़ी हुई थी। उस वक्त भी तब बेनी प्रसाद वर्मा जिंदा थे, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं। बेनी प्रसाद वर्मा ने बताया मुलायम सिंह यादव ने खुद ये चुनाव आयोग में कहा कि पार्टी का सिंबल अखिलेश यादव को दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पार्टी से बहुत प्रेम था, साइकिल चुनाव निशान से बहुत प्रेम था और उनको यह पता था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनकी इस विरासत को कौन आगे बढ़ा सकता है, इसीलिए वो अखिलेश यादव के पीछे लगातार खड़े रहे। हालांकि 2012 के बाद से 5 साल तक अखिलेश यादव सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद से उनके सामने संघर्षों का एक बड़ा दौर रहा, परिवार से चुनौती मिली। 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें वो सरकार नहीं बना पाए, 111 सीटों के साथ वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, लेकिन जो मुलायम सिंह यादव के कार्यकर्ता थे, जो मुलायम सिंह यादव के लोग थे, उन्होंने अखिलेश यादव को नेता के तौर पर स्वीकार किया। कल मेरी सुबह अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई थी लगभग 8 बजे के आसपास, तो अखिलेश यादव ने रोते हुए सिर्फ हमें इतना बताया कि नेताजी नहीं रहे, हम उनको अपने गांव सैफई लेकर जा रहे हैं, इससे आगे वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं थे। आमतौर पर अखिलेश यादव कभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा भावुक नहीं दिखाई देते, लेकिन कल से जो उनकी स्थिति हमने देखी, वो एक पिता का ना होने का दर्द क्या होता है वो एक पुत्र ही समझ सकता है। और अब अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे होंगे कि जो पिता की छाव होती है, जो पिता का साया होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनके सामने भी अब चुनौतियां बहुत बड़ी रहेंगी। जो विरासत उनको मिली है उसको संभाल कर रखना, नेताजी के लोगों को साथ जोड़कर रखना और इस विरासत की सियासत को आगे बढ़ाकर ले जाना। हालांकि अखिलेश यादव ने पिछले 4-5 सालों से जो परिवारवाद के आरोप उनके ऊपर लगते थे, उनसे वो बचने की कोशिश जरूर कर रहे थे, इसीलिए इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया, शिवपाल यादव को छोड़कर, क्योंकि मुलायम सिंह चाहते थे कि शिवपाल यादव चुनाव लड़े, यही वजह है। लेकिन एक चीज जो मुलायम सिंह यादव की थी वो पूरी नहीं हो पाई, अखिलेश शिवपाल एक नहीं हो पाए, अखिलेश शिवपाल अलग रहे। लेकिन जब यहां पर आप निजी जिंदगी में देखेंगे, नेताजी को लेकर देखेंगे, तो आज अखिलेश और शिवपाल दोनों एक साथ खड़े हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के प्रति दोनों का जो प्रेम है, जो भावना है, वो दिखाई पड़ती है। और यही वजह है कि अंतिम संस्कार स्थल पर अब से थोड़ी देर में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार मौजूद रहेगा और मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद शामिल हो रहे हैं। यह बताता है कि मुलायम सिंह यादव का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा है और किस कदर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर कोई उनका सम्मान करता है, उनका आदर करता है। नजर जो तस्वीरें आ रही हैं उन पर भी डाल लेते हैं और अंतिम यात्रा के ये अंतिम पल, 4 कंधों पर अर्थी को ले जाया जाना और बस अब अंतिम संस्कार कुछ ही देर में मुलायम सिंह यादव जी का होने वाला है। मेरे साथ पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जी भी अब जुड़ गए हैं। और दिनेश त्रिवेदी जी, ये पल ऐसे हैं, जीवन काल का अंत हो गया है, लेकिन जो लेगेसी छोड़ के गए हैं मुलायम सिंह यादव, जो यादें हैं, वो मेरे ख्याल से हर आप जो उनके कंटेम्प्रेरीज रहे हैं, जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है, उनके साथ काम किया है, आप सबकी भी कुछ यादें हैं, कुछ आज इस मंच के जरिए आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे दिनेश त्रिवेदी जी? नहीं, देखिए, जैसे हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी यानी कि नेताजी की कमी तो सबको बहुत ज्यादा करेगी और मैं समझता हूँ ऐसी कोई राजनीति पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके साथ मुलायम सिंह जी के संबंध इतने गहरे, मतलब पारिवारिक संबंध रहे हैं, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, कहीं भी रहे। यही है कि मुलायम सिंह जी हमेशा देश के बारे में सोचते थे, पिछड़े गिरे सबसे अंतिमी में जो रहते थे, जिसको कहते थे लास्ट पर्सन इन द लाइन, उन्हीं के लिए मुलायम सिंह सबसे पहले काम करते थे। तो ये एक युग अलग था और मैं समझता हूँ उस प्रकार के जो नेतागण थे और आज भी कुछ है, वो कुछ अलग बात
पार्टी से हमेशा ऊपर उठकर जहाँ देश सर्वोपरि रहता है, और वही हमने उनसे भी सीखा है। हमारे सौभाग्य रहे कि बहुत अरसे से पार्लियामेंट में साथ थे। रक्षा मंत्री के पीपीसी के साथ है जब हम लोग ने जन मोर्चा की शुरुआत की थी, और उस समय जन मोर्चा जनता दल में परिवर्तित हो गया। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, और मैं समझता हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलना यही श्रद्धांजलि होगी, और क्या हो सकता, क्योंकि आदमी का जीवन तो अपने हाथ में है नहीं, मगर हाँ, उनकी कमी बहुत खलेगी और हर पल वो याद आएगी। दिनेश त्रिवेदी जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी ये यादें हमारे साथ साझा करने के लिए। आदित्य प्रताप मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं क्रिमेशन ग्राउंड से, आप लगता है कि अंतिम संस्कार में बस कुछ ही पल बाकी हैं? आदित्य, 2-3 बजे का समय है, उसी समय जो अंतिम क्रिया की विधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। नकली आना, फूल आना भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी यहाँ पर पहुंचे हैं, और पूरा जो परिवार है, यहाँ की तस्वीरें वाकई में आज देखने लायक है। पूरा जो ग्राउंड है का, वो पूरा ग्राउंड कहीं ना कहीं भावनाओं से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लकड़ियां हैं, वो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सबको लग रहा है कि लकड़ियों में हमारा हाथ लग जाए। कहीं ना कहीं वो जो अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया है, विधि है, उसमें हमारा भी छोटा सा सहयोग हो। प्रशासन के बार बार मना करने के बावजूद भी रामगोपाल यहाँ पर स्वयं आए, उन्होंने रोका लोगों को कि ये जो समाधि स्थल है यहाँ से आप लोग दूर हट जाए। लेकिन वाकई में जो नेताजी की छवि थी, उसके आगे शायद ये प्रशासन का कहना या रामगोपाल यादव जी का कहना आज सब कुछ पीछे रह गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग यहाँ पर पेड़ों के जो अंतिम संस्कार की क्रिया देखते हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी पे कहूँगी जो लोग पेड़ों पे चढ़ के जो देख रहे हैं अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, इसके अलावा लोग यहाँ पे टावर से चढ़े हुए हैं। पूरी जो बाउंड्री वॉल है वहाँ पर लोग चढ़े हुए हैं, और बड़ी बात ये है कि वहाँ पर आज होना है नेताजी का ठीक वहीं पर। ठीक है आदित्य, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त थोड़ी आवाज भी कट रही है, मेरे ख्याल से वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, और विशाल पांडे लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैफई से। विशाल, इस तरफ जब कोई इन तस्वीरों को देखता है तो नेताजी की लोकप्रियता में तो कभी कोई दो राय थी ही नहीं, लेकिन आज देखिए लोग छतों पर भी लगभग एक के ऊपर एक चढ़कर, और पूरा मैदान भरा है लोगों से, और कहीं कोई खाली जगह नजर नहीं आ रही। इतना प्यार लोगों से मिला उनको उनके जीवन काल में। आज उनके अंतिम संस्कार को देखने के लिए भी जो ये लाखों की भीड़ उमड़ी है, क्या अटैचमेंट थी ऐसी नेताजी की इन लोगों के साथ कि उन्हें भूल पाना तो नामुमकिन है, और उनके अंतिम पलों को भी लोग अपने साथ अपने मन में बसाना चाहते हैं। ऐसा लगता है सैफई के लोग आज एक पर्सनल लॉस की जो फीलिंग होती है उसके साथ यहां आए हुए हैं। थोड़ा दूर रहना। बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह यादव को अंतिम दर्शन, अंतिम विदाई के लिए सिर्फ सैफई के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग आज यहां पर पहुंचे हैं। और मुलायम सिंह यादव ने जिस जमाने में यह राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उनका ये पर्सनल कनेक्ट था। वो लोगों के घर घर जाते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, और एक अपना पर्सनल रिश्ता उनके साथ कायम करते थे। आज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सुबह से जो भी लोग हमें मिल रहे हैं, किसी न किसी का कुछ ना कुछ किस्सा जरूर नेताजी के साथ है। कोई नेताजी से मिलने गया था, किसी के घर नेताजी पहुंच गए थे, किसी के लिए उन्होंने फोन किया था, किसी के बेटे के इलाज में मदद की थी। कुछ इस तरह का पूरा उनका एक ऑरा यहां पर रहता था। और मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि अगर एक गरीब भी उनको रास्ते में हाथ दिखा दे तो अपना काफिला रोक देते थे, उससे पूछकर उसकी समस्या का निदान किया करते थे। चुनावी रैलियों में जब मुलायम सिंह यादव पहुंचते थे, अगर उसमें कोई उन्हें शिकायत कर देता था कि उनकी यह समस्या है, तो उसे जल्द से जल्द वो उस समस्या का निदान कराने की कोशिश करते थे।
मुलायम सिंह यादव एक पर्सनल टच अपना बनाकर रखते थे और यही कारण है कि आज की तारीख में भी चाहे वो यूथ हो या बुजुर्ग हो, उनके मुलायम सिंह यादव के साथ अलग तरह के संबंध रहे हैं। मुलायम सिंह यादव हमेशा लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे, वो लोगों की मदद करते थे, लोगों की चिट्ठियां खूब पढ़ते थे। मुलायम सिंह यादव की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कोई भी उनसे अगर समस्या लेकर जाता था तो उससे कहते थे मुझे लिख कर दे दो, और आदमी जब उसे लिख कर देता था तो उसे उस चिट्ठी को कोई पीएपीएस नहीं पढ़ता था, बल्कि मुलायम सिंह यादव खुद पढ़ते थे और जरूरत पड़ने पर उस व्यक्ति को या उस कार्यकर्ता को फोन करके बुलाते थे, उसकी समस्या को सुनते थे या फिर अधिकारियों को निर्देश देते थे। लोग आज इस तरह याद कर रहे हैं जमीन से जुड़ा नेता क्या होता है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। राम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, सैफे में ही है राम मोहन शर्मा, और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी मेरे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में मौजूद है। राम, मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त तस्वीरों के साथ हम लगातार हैं और ये जो बात कह रहे हैं विशाल कि खुद लोगों की चिट्ठी को पढ़ना, किसी पीए का सहारा नहीं, किसी और मिडलमैन का सहारा नहीं लेना, ये वही नेता कर सकता है जो ये जानता है कि जड़ से जुड़े रहना कितना जरूरी है और लोगों से जुड़े रहना कितना जरूरी है। अपने कार्यकाल में उदाहरण ये रखा है मुलायम सिंह यादव ने, नेताजी ने। राम, इस वक्त शायद राम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रदीप कौशल जी, अगर आप इस बात पर कुछ और ऐड करना चाहें, जिस तरह से उदाहरण दिया अभी विशाल ने, किस तरह से जुड़े थे नेताजी अपने लोगों के साथ। नेताजी का सबसे जो मुख्य उनके जमीनी नेता होने में जो सबसे बड़ा योगदान था, वो एक सोच थी, एक रवैया था कि सीधा संवाद, जनता के साथ सीधा संवाद, कोई उनके बीच में बिचौलिया नहीं था। आप देखेंगे कभी भी लोगों को यह नहीं लगा कि मुलायम सिंह जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनको कुछ कहने के लिए, उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है। जा सकता था, उनसे अपने मन की बात कह सकता था। और दूसरा, नेताजी दूसरे के मर्म को जल्दी समझते थे और बहुत उदार दिल था उनका। और यही नहीं, जो विरोधी भी थे उनके, जो राजनीतिक क्षेत्र में जिनके साथ सैद्धांतिक मतभेद भी थे, अगर व्यक्तिगत कोई आग्रह किसी ने किया तो मुलायम सिंह ना नहीं कहते थे। वो कोशिश करते थे कि उसका समावेश किया जाए। घर गृहस्थी का किसी का कोई काम है, नेता का, प्रतिद्वंदी का, उसको एकदम बिल्कुल तत्परता से करना, यह उनके स्वभाव का, उनके कार्यशैली का एक मुख्य बिंदु था। प्रदीप कौशल जी, कहीं ना कहीं ये सबको खुश रखने वाली चाहत क्या थोड़ी महंगी भी पड़ी नेताजी को, जब बात आई कि अब समाजवादी पार्टी को कौन संभालेगा। उन्होंने अपने बेटे को चुना, जिससे भाई आहत हो गए, और यही चीज रही जो परिवार में कहीं ना कहीं सबको बांट के भी चली गई। नहीं, मैं ये मानता हूं कि उत्तराधिकार ये एक, हालांकि आज के युग में उसको बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, पेट्रियार्की और वो सब उसके साथ चीज़ें जोड़ी जाती हैं। ये मुझे लगता है कि व्यक्ति के भीतर एक उत्तराधिकार वाला एक फीचर है, तो उन्होंने, और उत्तराधिकार जो है वो पुत्र का ही माना जाता है। तो नेताजी ने उस समय कोई, उनके मन में कोई द्वंद्व नहीं था कि उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा होगा, लेकिन वो साथ साथ ये चाहते थे कि शिवपाल सिंह के साथ उनका एक विशेष लगाव था। दोनों में उम्र का काफ़ी अंतर था, 15 साल छोटे हैं शिवपाल सिंह मुलायम सिंह जी से। तो उनके अंदर ये इच्छा ज़रूर थी कि कहीं ना कहीं उनके एडजस्टमेंट, उनका तालमेल भी अखिलेश के साथ बैठ जाए। लेकिन उसमें एक मनोवैज्ञानिक संकट है। ये चाचा जो है वो पिता के समान है पारंपरिक तौर पे, हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें वही दर्जा है। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है, तो आपके लिए वो टीपू नहीं बचता, वो मुख्यमंत्री महोदय हो जाते हैं। वो उनकी जो अथॉरिटी है, उनका जो नेतृत्व है, उसके सामने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता। लेकिन ये कष्टदायक होता है पिछली पीढ़ी के लोगों के लिए कि जो पुत्र समान है उसको अपना नेता माने। नेताजी की जगह वो है, तो वो जैसे हम लोगों ने देखा महाभारत में कि मैं तो सिंहासन से जुड़ा हूँ, उस प्रकार की स्पष्ट सोच जो है वो अधिकतर लोगों की नहीं होती और वो कष्टदायक है, वो करना कठिन है।
तो वो पेचीदगी जो थी वो उसके चलते हुए बीच बीच में कभी आगे कभी पीछे, कभी अखिलेश सिंह कभी शिवपाल सिंह, नेताजी उसमें उलझे रहे, लेकिन अंततः उन्होंने निर्णय बेटे के पक्ष में दिया। जब पार्टी का सिंबल जो है उसका झगड़ा चुनाव आयोग में पहुंचा तो तमाम उठा बैठक के बाद नेताजी ने बेटे के पक्ष में ही अपना जाकर के चुनाव आयोग को अपनी राय दे दी और जो साइकिल चिन्ह है वो बेटे को मिल गया। उसके बाद नेताजी के विशेष आग्रह के चलते अखिलेश को अपने चाचा को टिकट देना पड़ा चुनाव में, लेकिन उनके मन में एक मलाल रह गया शिवपाल जी के कि केवल उन्हें टिकट दी गई, उनके किसी समर्थक को नहीं दी गई। तो मुझे लगता है अब आने वाले समय में नेताजी के न रहने पर या तो शिवपाल सिंह पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे या फिर वो अपनी राह अलग कर लेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए अब नेताजी के ना रहने के बाद मेरे ख्याल से काफी मुश्किल भी होगी, काफी चुनौतीपूर्ण भी होगी।